पॉलीमर्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पॉलीमर्स के टाइप्स को देखा था, अलग अलग बेसिस पर पॉलीमर्स को बांटा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग अलग अलग पॉलीमर्स के अलग अलग मोनोमर्स और कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर आप इस दोनों लेक्चर को अच्छे से देखते हो, जो भी बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक समझते हो, नोट डाउन करते हो, तो पॉलीमर्स चैप्टर से एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स के लेक्चर नंबर 2 को। और इस लेक्चर को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए मैंने आप सभी के लिए आगे आने वाले सारे मोनोमर्स का लिस्ट पहले ही तैयार कर लिया है। तो आप सबसे पहले बोर्ड पर जितने भी मैं मोनोमर्स को बता रहा हूं उन सारे मोनोमर्स के स्ट्रक्चर को पहले समझ लें। अगर आप उन स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हो तो आगे आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधा डाइव करते हैं। एक बार स्वागत कर देता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में दनदनाते रहिए, बेहतर रिजल्ट लाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में सबसे पहला जो मोनोमर है जो हम सभी को पता होना चाहिए वो है इथीन। ईथ से पता चल रहा है 2 कार्बन का और इन से पता चल रहा है डबल बॉन्ड का। तो इथीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। विनाइल क्लोराइड, विनाइल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से क्लोरीन, क्लोराइड है ना यहाँ पे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन लगा है, इसीलिए विनाइल क्लोराइड। एलाइल का मतलब क्या होता था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद वाले कार्बन से कोई लगा है तो एलाइल। हालांकि यहाँ विनाइल है तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे डायरेक्ट लग जाएगा क्लोरीन। स्टाइरीन की बात करें तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। बेंजीन पर लगा देना है CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH और नाइट्राइल ग्रुप लगा दीजिए CN, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरोइथीन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2। आगे है आइसोप्रीन क्लोरोप्रीन। मैं एक बात अभी ही बता दूं, प्रीन वर्ड जहां भी आए समझ जाइएगा रबर का बात हो रहा है, यानी ये सब रबर के मोनोमर्स हैं। आइसोप्रीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आइसोप्रीन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। इसका हम लोग IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,3 डाइइन। आप अगर चाहें तो इसका IUPAC नेम कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से हो जाएगा, आपको दिख रहा है। सबसे पहले ब्रांच, बाल बच्चे को आगे भेजते हैं तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखेंगे 2 पर मिथाइल, मिथाइल पेरेंट चेन में 4 कार्बन, ब्यूटेन और 1,3 पर 2 बार डबल बॉन्ड यानी डाइइन। तो आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन में कुछ अलग नहीं करना है, जहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बस वहां पर क्लोरीन लगा देना है तो बन जाएगा क्लोरोप्रीन। और मैं फिर से कह दूं, ये आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन दोनों रबर का मोनोमर है। अब चलते हैं आगे, कुछ आगे के कुछ मोनोमर्स हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है ग्लाइकॉल का। ग्लाइकॉल का भी स्ट्रक्चर पहले काफी बार आ चुका है। CH2 CH2 दोनों पर क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। टेरिथैलिक एसिड जिसमें बेंजीन के आमने और सामने COH लगा देंगे, बेंजीन के आमने और ठीक इसके सामने COH लगा देंगे। ये हो गया टेरिथैलिक एसिड। थैलिक एसिड की बात करें तो थैलिक एसिड में बेंजीन के आजू बाजू COH लगा देंगे तो ये बन जाएगा थैलिक एसिड। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, नाम से ही पता चल रहा है 6 मिथाइल का 6 कार्बन का ग्रुप डाल दीजिए, 6 कार्बन का ग्रुप और दोनों साइड अमाइन लगा देंगे तो बन जाएगा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन यानी NH2 और CH2 कितनी बार? हेक्सा मिथाइलिन है ना, तो 6 बार और आखिरी में फिर से NH2 लगा देंगे। नेक्स्ट है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर, एडिपिक एसिड की अगर हम लोग बात करें
तो मैंने जब कार्बोक्सिलिक, या आप सभी ने कार्बोक्सिलिक एसिड जब चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ लिस्ट हम लोग देखते हैं, जहां पर मैंने ट्रिक बताया था याद करने का, ओ माय सन गो एंड प्ले। तो गो एंड से था एडिपिक एसिड। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो कोई बात नहीं, COH और CH2, ये मिथाइल ग्रुप 4 बार आ जाएगा और उसके बाद फिर से COH आ जाएगा। नेक्स्ट है एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एमिनो से याद रखना है अमाइन, उसके बाद मिथाइल ग्रुप लगा देंगे 5 बार और कहीं ना कहीं COH। एक और ट्रिक याद रखना कि सब में देखो 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, तो ऐसे आप एक आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की बात करें तो जितने भी हमने अल्फा एमिनो एसिड पढ़ा था उसमें सबसे पहला नाम था ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन हो जाएगा NH2 CH2 COOH। तो ये कुछ मोनोमर्स के नाम हैं। अगर आप इन मोनोमर्स के नाम को पहले देख लेते हो, इन सब के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हो, तो काम आपका 2 टाइम्स आसान हो जाएगा। तो प्लीज पहले इन सारे स्ट्रक्चर को समझ ले और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं अलग अलग पॉलीमर्स के मोनोमर्स को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन पॉलीमर्स की। पिछले लेक्चर में हमने ये बात समझा था कि एडिशन पॉलीमर्स किसको कहते हैं। तो एडिशन पॉलीमर भी 2 प्रकार का था, एक कोपॉलीमर, एक होमोपॉलीमर, उसके बाद था कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वैसे पॉलीमर को कहते हैं जिसमें एक ही मोनोमर बार बार ऐड होता जाएगा, एक ही मोनोमर बार बार ऐड होता जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 4 या 5 पॉलीमर्स है वो तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहा उसके मोनोमर का तो आप आसानी से काम कर लोगे। सबसे पहले है पॉलीथीन। पॉलीथीन नाम से ही पता चलता है कि इथीन का रिपीटिंग यूनिट्स, तो इथीन को अगर हम ट्रीट करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर। पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने ये बताया था कि एडिशन पॉलीमर कैसे बनता है, कैसे बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर की मदद से हम लोग फ्री रेडिकल बनाते हैं और वो फ्री रेडिकल काम आता है आगे पॉलीमर्स को बनाने में। तो होगा कुछ ऐसा कि ये जो इथीन है हमारे सामने, ये इथीन सबसे पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं इथीन। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा इस कार्बन पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा इस कार्बन पर, और इसी तरीके से इसका दूसरा यूनिट लेते हैं, इसी तरीके से इसका दूसरा यूनिट भी लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट स्टेप में ये कूदेगा आगे और ये भी फ्री रेडिकल कूदेगा आगे, दोनों के बीच बन जाएगा बॉन्ड। और इसी प्रकार इथीन से इथीन, इथीन से इथीन, इथीन से इथीन जुड़ता चला जाएगा। तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि CH2 और ये यूनिट रिपीट हो जाएगा n टाइम्स, और इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन के टाइप्स की बात करें तो पॉलीथीन 2 प्रकार का है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा लो डेंसिटी पॉलीथीन। आइए इनके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो टफ और फ्लेक्सिबल होता है, वहीं दूसरी तरफ जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो टफ होता है और साथ ही साथ हार्ड होता है। जो लो डेंसिटी पॉलीमर है वो हाई प्रेशर पे बनता है, 1000 से 2000 ATM प्रेशर पर बनता है, वहीं दूसरी तरफ हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन है वो लो प्रेशर 6 to 7 ATM पर बनता है। अगर बात करें लो डेंसिटी पॉलीथीन की तो इसका इस्तेमाल टॉयज बनाने में या फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह बनाने में किया जाता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जितने भी प्लास्टिक्स आएंगे ना, जितने भी पॉलीमर्स प्लास्टिक्स के टाइप्स होंगे, आप उसके यूज में टॉयज वगैरह, पाइप वगैरह या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर डाल देना, है ना, गलत नहीं होगा। आगे बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला यहां दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। देखिए इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप 3 बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्राई इथाइल। किससे लगा है? एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम, और साथ में कौन है? टाइटेनियम, TiCl4, टाइटेनियम टेट्रा, 4 बार क्लोरीन है, टेट्रा
क्लोराइड। इसी को कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पहले भी पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या समझे इस स्लाइड में? इस स्लाइड में हमने पॉलीथीन क्या है उसको समझा, पॉलीथीन के स्ट्रक्चर को देखा और पॉलीथीन के दो टाइप्स पढ़े। मैं यहां पर एक बात मेंशन नहीं है, मैं एक और बात मेंशन कर देता हूं कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन वो हाई टेम्परेचर पर बनता है, 100 से 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। वहीं पर जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है वो 50 टू 80 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। आप अपने नोट्स में चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉलीमर पर चलें तो वो है पॉलीप्रोपीन। और पॉलीप्रोपीन को समझने के लिए हमें बस प्रोपीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये सामने रहा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर एक सामने वाले कार्बन पर चला जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, एक और यूनिट रिपीट होगा, एक और यूनिट रिपीट होगा, इसका एक और यूनिट ठीक इसके बगल में आ जाएगा, है ना। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास है CH2 फ्री रेडिकल इस पर, फ्री रेडिकल इस पर, और मिथाइल ग्रुप को नीचे कर देते हैं। और इसके सामने ये यूनिट दोबारा से रिपीट होगा, दोबारा से रिपीट होगा। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, ये भी सामने रखेगा, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो एक रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि इसमें रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा CH2 और यहां पे लग जाएगा मिथाइल। और ये यूनिट बार बार n टाइम्स रिपीट होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, इसका यूज प्लास्टिक के तौर पर किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पॉलीप्रोपीन बोलेंगे इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉलीमर पर हम लोग चलते हैं, इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, बस उसी स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करवाना है। तो स्टाइरीन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन के छत पर, दूसरा इस कार्बन के छत पर, और यही यूनिट बार बार रिपीट हो जाएगा। अगर मैं आप सभी को दिखाना चाहूं तो ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि मैं यही यूनिट को सामने लाता हूं तो होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को, ये फ्री रेडिकल को सामने रखेंगे और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से ये सिलसिला आगे चलता जाएगा और ये वाला जो यूनिट आपको दिख रहा है ये बार बार रिपीट होगा और इसी यूनिट का नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। और अगर हम लोग बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है। इसका यूज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह या वायर वगैरह में करते हैं। और नेक्स्ट डिस्पोजेबल कप्स में करते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉलीमर पर चलते हैं, दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखिए, वैसे पॉलीमर्स जिसके नाम के पीछे पॉली लगा हुआ है, आपको बस उसके मोनोमर के स्ट्रक्चर का पता लगाना है और उसी मोनोमर के स्ट्रक्चर को जब आप बार बार रिपीट कर दोगे तो वो पॉलीमर बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, और जब इसी को आप बार बार रिपीट कर दोगे तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन करके तैयार हो जाएगा। ये ऊल का यानी ऊन का सब्स्टिट्यूट है, ऊन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में PVC कहते हैं। और विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। तो यही यूनिट बार बार अगर रिपीट करेंगे, अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि कैसे रिपीट कर रहे हो सर, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये हमारा विनाइल क्लोराइड है, तो इस विनाइल क्लोराइड के ही यूनिट को हम बार बार रिपीट कराएंगे। अब क्योंकि क्लोरीन को हम लोग नीचे की तरफ लिख लेते हैं इस प्रकार। ये जो पाई बॉन्ड है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के छत पर भेजते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के छत पर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट में बताया था एकदम, कि हम लोग एक प्रकार से एक इनिशिएटर का मदद लेते हैं, जिसके मदद से फ्री रेडिकल बनता है और उस फ्री रेडिकल के मदद से ही अलग अलग पॉलीमर्स जनरेट होते हैं। तो इसका एक और यूनिट जब इसके साथ आएगा
इसके सामने आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा तू सामने रख, एक इलेक्ट्रॉन मैं सामने रखता हूं, बॉन्ड बन जाएगा। फिर एक और यूनिट आएगा सामने सामने, इस तरीके से ये वाला यूनिट बार बार रिपीट होता चला जाएगा भाई। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पीवीसी है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जो ये यूनिट है इसको n टाइम्स दे देंगे, बस। क्लियर है बात? तो अभी तक हमने जितना भी पॉलीमर अभी तक देखा वो इसी प्रकार से, चाहे हमने पॉलीथीन देखा या प्रोपीन देखा, उसके बाद पॉलीस्टाइरीन देखा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल देखा, चाहे पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो पॉलीमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन का। तो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 और CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसमें भी सेम काम करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे। देख लीजिए CF2 डबल बॉन्ड CF2, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को दोनों कार्बन के छत पर डाल दो और इसका यूनिट दोबारा से रिपीट करवा दो, इसका यूनिट दोबारा से रिपीट करवा दो। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सामने रखेगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये यूनिट बार बार रिपीट होगा और जब ये यूनिट बार बार रिपीट होगा तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का सीन बनेगा और यही क्या कहलाएगा, दिस इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन का इस्तेमाल नॉन स्टिकी कोटिंग पे किया जाता है। जो नॉन स्टिकी तावा वगैरह होता है उसमें टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। चलते हैं आगे अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है हमारे सामने, एक मिनट। अगला जो पॉलीमर है, देखिए अभी तक जितने भी पॉलीमर्स का बात किया कुछ खास नहीं था, आपको उसके मोनोमर को याद रखना है बस, और उसी के नाम के पीछे पॉली लग गया। तो मोनोमर बार बार रिपीट होगा और रिपीट होकर के पार्टिकुलर पॉलीमर बना देगा। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है उसका नाम है रबर। तो रबर को आप और हम जानते हैं ये एक प्रकार का रेजिन है। रेजिन वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसको कहीं ना कहीं हम लोग हाई टेम्परेचर पर पिघला करके रॉ मटेरियल के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। तो रबर एक प्रकार का रेजिन है। नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर, देखिए रबर जब जब आएगा तो दो प्रकार का आएगा, एक नेचुरल रबर, दूसरा सिंथेटिक रबर। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल रबर का बात कर रहे हैं। नेचुरल रबर होमोपॉलीमर होता है, नेचुरल रबर होमोपॉलीमर होता है, मिट ही नहीं रहा है ना। नेचुरल रबर होमोपॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ध्यान से देखिए, रुक जाइए। अगर हम लोग बात करें CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH3, देखिए ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रीन का। और अगर हम लोग इस आइसोप्रीन के यूनिट को बार बार रिपीट करें तो बन के तैयार होता है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर को बोलेंगे पॉली आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे? पॉली आइसोप्रीन। अब इस मोनोमर से कैसे नेचुरल रबर बनता है आइए समझते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं लिख लूं CH3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, है ना, और यहां पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और आगे फिर से CH2। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटता है, ये भी पाई बॉन्ड टूटता है और जितने भी कार्बन्स हैं उस पर फ्री रेडिकल बनता है। ये होमोलिटिक फिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। सबसे पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन कूदेगा आगे, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता है और जंप करने के बाद यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगले स्टेप में जो नजारा होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान से देखिए, CH2 फ्री रेडिकल, आगे कार्बन, कार्बन पे लगा है CH3, है ना। ये दोनों फ्री रेडिकल अगर सामने जंप कर जाएगा तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और फिर आगे CH और इससे लगा हुआ है CH2 और इस पर बन गया फ्री रेडिकल। अब आप समझिए कि इसी के सामने ऐसा ही एक और यूनिट को अगर हम रिपीट कर दें, ये जो फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ है, इसी के सामने अगर ऐसा ही एक और यूनिट को हम रिपीट कर दें,
इसी के सामने ऐसे ही एक और यूनिट को हम लोग रिपीट कर दें तो क्या होगा कि ये अपना फ्री रेडिकल सामने रखेगा, ये भी अपना फ्री रेडिकल सामने रखेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो ऐसा यूनिट बार बार रिपीट होता चला जाएगा और बार बार रिपीट होता चला जाएगा तो बन जाएगा पॉलीआइसोप्रीन, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा। ध्यान से देखिए, CH2 कार्बन पे लगा है CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, आगे CH2, और ये यूनिट बार बार रिपीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन। लेकिन जो नेचुरल रबर होता है वो पॉलीआइसोप्रीन में भी सिस वाला होता है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो सिस स्ट्रक्चर भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो सिस वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा नेचुरल रबर। आप यहां पर देख सकते हो, जो सिस स्ट्रक्चर होगा पॉलीआइसोप्रीन का वो कहलाएगा नेचुरल रबर। और आप देखिए CH2, C डबल बॉन्ड C, इस पे लगा CH3, फिर CH2, फिर यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसको सिस स्ट्रक्चर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड चेन लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड है। अगर ये अटैचमेंट नीचे की तरफ होता तो ये ट्रांस बन जाता। तो नेचुरल रबर जो है वो सिस आइसोमर होता है पॉलीआइसोप्रीन का, ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग पॉलीआइसोप्रीन का ट्रांस आइसोमर ले ले तो वो कहलाता है गुट्टा पर्चा। जी हाँ, उसका नाम है गुट्टा पर्चा। अगर पॉलीआइसोप्रीन का ट्रांस आइसोमर लेते हैं तो उसका नाम है गुट्टा पर्चा, और उसका इस्तेमाल किया जाता है टूथ फिलिंग में। डेंटिस्ट लोगों के द्वारा जब दांत वगैरह खराब हो जाता है तो दांत को भरने में गुट्टा पर्चा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ट्रांस आइसोमर होता है पॉलीआइसोप्रीन का, और नेचुरल रबर जो है वो सिस आइसोमर है। और ये बात नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन जो है दैट इज गुट्टा पर्चा, उसका इस्तेमाल करते हैं सीलिंग ऑफ टीथ में। क्लियर है? अब एक और बात सुनिए, नेचुरल रबर के साथ बहुत सारा समस्या है। जो नेचुरल रबर है, क्या है नेचुरल रबर? तो नेचुरल रबर है सर आइसोप्रीन का पॉलीमर, जिसको पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। इसके साथ समस्या ये है कि लो टेम्परेचर पर ये हार्ड और ब्रिटल होता है। मतलब रबर का काम है कि उसको मुलायम होना पड़ेगा, लचीला होना पड़ेगा, सॉफ्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये जो नेचुरल रबर है ये लो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, और आसानी से इस पर किसी भी ऑक्सीडेंट का अटैक हो सकता है। तो हम लोग नेचुरल रबर को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक दुख वाला बात है। क्या है ये दुख वाला बात? ध्यान से सुनिएगा कि जो होमोपॉलीमर है आइसोप्रीन का, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, दैट इज नेचुरल रबर, इट कैन ओनली बी यूज्ड अंडर टेम्परेचर रेंज 10 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर हार्ड और ब्रिटल किसको कहते हैं कि हथौड़ा मारे टूट गया कोई चीज, इस नेचर को कहते हैं ब्रिटल नेचर। तो इट बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल। लो टेम्परेचर पर हार्ड और ब्रिटल हो जाता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर, काफी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीडेंट इस पर इजीली अटैक कर सकते हैं। बहुत सारा समस्या है नेचुरल रबर के साथ, बहुत सारा समस्या है। तो नेचुरल रबर को हम लोग अपने डेली के यूज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए रबर्स का वल्केनाइजेशन किया जाता है। तो आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ सकता है कि रबर्स का वल्केनाइजेशन क्या है। तो पहले आपको समस्या समझ में आना चाहिए कि सिंथेटिक रबर के साथ एक ऐसा समस्या है कि इसको हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें वल्केनाइजेशन का, तो आपको सिंपली याद रखना है कि नेचुरल रबर में जब हम सल्फर को मिक्स करते हैं, लेकिन सल्फर के साथ साथ जिंक ऑक्साइड भी लेकर के जाते हैं। तो नेचुरल रबर में सल्फर और जिंक ऑक्साइड को हम लोग मिक्स करते हैं, जिससे नेचुरल रबर में जो भी खामियां हैं ये खामी दूर हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला गया है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या कहते हैं समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, कितना 3 से 5%, और जिंक ऑक्साइड 373 केल्विन टेम्परेचर पर, जिससे रबर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं।
इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और वल्केनाइजेशन से क्या होता है, सल्फर का क्रॉस लिंकिंग बन जाता है, और सल्फर का क्रॉस लिंकिंग क्या करता है, रबर को फ्लेक्सिबल बनाता है। क्रॉस लिंकिंग, सर सल्फर का क्रॉस लिंकिंग क्या होता है, आइए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें रबर के स्ट्रक्चर की, तो रबर का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार था, CH CH CH3 है ना, यहां पे डबल बॉन्ड है ना, CH, और फिर आगे आ गया था CH2, और यही यूनिट जो है, यही यूनिट बार बार रिपीट होकर के क्या बना रहा है, रबर बना रहा है। यही यूनिट बार बार क्या हो रहा है जी, रिपीट होकर के रबर बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना, यही यूनिट बार बार रिपीट होकर के क्या कर रहा है, रबर बना रहा है। तो सल्फर के ऐड करने से ऐसा क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सल्फर के ऐड करने से एक क्रॉस लिंकिंग क्रिएट होता है, और क्रॉस लिंकिंग को आप इस प्रकार समझ सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इस CH3 को नीचे से मिटा करके ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूं, CH3 ऊपर, और यहां भी ऐसा कर दे रहे हैं, इस CH3 को नीचे से मिटा करके कहां ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि कैसे सल्फर का क्रॉस लिंकिंग क्रिएट होता है। तो कुछ खास नहीं करना, ये इस डबल बॉन्ड को हटाइए, यहां से इस डबल बॉन्ड को हटाइए, और क्या करिए, रुक जाइए थोड़ा, इसको एडजस्ट कर दूं मैं, इसको थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा आमने सामने। हाँ, तो मैंने 2 कार्बन से डबल बॉन्ड हटाया, बस उसके बीच क्या करना है, सल्फर को ऐसे ऐड कर देना है। यहां पर भी इस दोनों कार्बन के बीच सल्फर को ऐड कर देना है। वैसे ही यहां भी इस डबल बॉन्ड को हटाइए, इस डबल बॉन्ड को हटाइए, और इस दोनों कार्बन के बीच बस सल्फर को ऐड कर दीजिए। इसी को कहते हैं क्रॉस लिंकिंग ऑफ सल्फर। और ये जो स्ट्रक्चर है भैया, इधर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमने पहले ड्रॉ किया था, जो कि नॉर्मल सिस आइसोमर था। सिस क्यों था, क्योंकि डबल बॉन्ड के एलोंग जो चेन बन रहा है वो एक साइड से बन रहा है, एक साइड से बन रहा है, तो ये सिस आइसोमर है। तो ये था नॉर्मल नेचुरल रबर। लेकिन अब जो क्रॉस लिंकिंग आ गया है सल्फर का, तो ये स्ट्रक्चर अब बन चुका है वल्केनाइज्ड रबर। क्या बन गया है, वल्केनाइज्ड रबर। तो आपको यह भी बात याद रखना है कि रबर का वल्केनाइजेशन किसको कहते हैं, या रबर का वल्केनाइजेशन क्यों जरूरी है। और सिंपल सा बात है यार, सल्फर जिंक ऑक्साइड को ऐड करते हैं नेचुरल रबर में, ताकि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जा सके, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसी प्रोसेस को वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। अब कुछ सिंथेटिक रबर्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ सिंथेटिक रबर्स को समझते हैं। सिंथेटिक रबर्स यानी मैन मेड रबर्स। तो मैन मेड रबर्स जो हैं, इनका एक प्रॉपर्टी है कि इनको इनके लेंथ के दोगुना हम लोग खींच सकते हैं। इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। सिंथेटिक रबर क्लोरोप्रीन, नेचुरल रबर आइसोप्रीन। आइसो में CH3 लगा होता है, क्लोरोप्रीन में Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो कुछ खास नहीं करना है, क्लोरोप्रीन का जो मोनोमर बनेगा सेम प्रोसेस है, आइसोप्रीन कहलाता है। यही एग्जांपल है सिंथेटिक रबर का। इसका इस्तेमाल कन्वेयर बेल्ट और गैस्केट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, गैस्केट वासट को कहते हैं, आप लोग ऑलरेडी समझते होंगे। जितने भी वो पाइप वगैरह वाला जितना भी टूल्स होता है उसमें वासट लगा होता है, उसी को गैस्केट कहते हैं। और कन्वेयर बेल्ट, वो बेल्ट जो आप अगर गए होंगे कहीं पर, कोई मोटर वगैरह चलता है ना, जिसे एक पहिया घूमता है, एक पहिया से दूसरे पहिए पे ऐसे बेल्ट लगा होता है, उसी बेल्ट को बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। चलिए, तो ये था सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर का मोनोमर कौन है, क्लोरोप्रीन। मैं तो कहता हूं प्रीन वर्ड को फिक्स कर दो रबर के लिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये हमने होमोपॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, मतलब वैसे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा जिसका सिंगल मोनोमर था। अब वैसे पॉलीमर्स के पास आते हैं जिसके पास एक से ज्यादा मोनोमर्स होंगे, तो वैसे पॉलीमर्स को हम लोग हेट्रोपॉलीमर्स कहते हैं। तो हेट्रोपॉलीमर्स के लिस्ट में सबसे पहला नाम है बूना एस का। देखिए वहां साइड रखिए, उसको भूल जाइए, मैं याद दिलाता हूं आपको। 2 याद रखना है, एक बूना एस, एक बूना एन। बूना एस और एन में क्या फर्क है, एस से स्टाइरीन, और जहां पे एन आता है वहां पे एक्राइलोनाइट्राइल। अभी स्टाइरीन और एक्राइलोनाइट्राइल दोनों का स्ट्रक्चर लेक्चर के शुरुआत में बताया हूं, तो जाकर के एक बार दोनों के स्ट्रक्चर को देख लीजिए लेक्चर के शुरुआत में, या कॉपी पे नोट कर रहे हो तो एक बार पलट के देख लो। बूना एन में एन है एक्राइलोनाइट्राइल,
और बूना एस में जो एस है वो है स्टाइरीन। तो चलिए सबसे पहले बूना एस को समझते हैं। बूना है ब्यूटेन 1,3 डाइईन, और उम्मीद करते हैं कि ब्यूटेन 1,3 डाइईन तो तुम लोग बना ही सकते हो। ठीक है, चलो वैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिस इज ब्यूटेन 1,3 डाइईन एंड दिस इज स्टाइरीन। अब कैसे इसका पॉलीमर बनेगा, कैसे ये दोनों मिल करके कैसे हेट्रोपॉलीमर बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो ये इसमें पहले अपने को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल आगे कूदेगा, ये फ्री रेडिकल आगे कूदेगा, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा CH2, इस पर फ्री रेडिकल, फिर आगे CH डबल बॉन्ड CH और आगे CH2 और इस पर भी बन जाएगा फ्री रेडिकल। और बात करें स्टाइरीन की तो स्टाइरीन में कुछ ऐसा हो जाएगा बेंजीन, यहां पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां पर भी होमोलिटिक फिजन होगा, तो CH फ्री रेडिकल, CH2 इस पर भी फ्री रेडिकल। अब कुछ नहीं करना है भाई, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को आगे कूदा दो, इसको भी आगे कूदा दो, दोनों बॉन्ड बना लेगा, दोनों को अटैच कर दो और यहां से फिर अटैचमेंट आगे चलता चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 किससे जुड़ जाएगा, इस CH से, और फिर आगे CH2 और इस CH पर बेंजीन लगा दो। अगर यही यूनिट बार बार रिपीट हो जाएगा, जैसे ये CH2 फिर किससे जुड़ जाएगा, अगले ये ब्यूटेन 1,3 डाइईन के इस वाले कार्बन से, तो यही यूनिट अगर n टाइम्स रिपीट हो जाएगा तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बूना बूना एस कहलाएगा। और इसका यूज मैंने टॉप पर ऑलरेडी लिख रखा है कि टायर, फुटवेयर, बेल्ट, इन सब में इसका यूज होता है। ये भी एक प्रकार का इलास्टोमर है, इलास्टोमर है। तो दिस इज बूना एस। बूना एस किससे बनता है, ब्यूटेन 1,3 डाइईन, और एस का मतलब है स्टाइरीन। आगे बात करें तो अगला है हमारे पास बूना एन। बूना एन का इस्तेमाल सील में करते हैं, बहुत सारे चीजों को सील करने में, गैस्केट में, ग्लोव्स बनाने में, और इसका मोनोमर ब्यूटेन 1,3 डाइईन के साथ साथ एक्राइलोनाइट्राइल है। तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, यहां पर होमोलिटिक फिजन होगा, यहां पे होमोलिटिक फिजन होगा, जो फ्री रेडिकल होगा वो इधर कूद के डबल बॉन्ड बनाएगा। तो नजारा कुछ इस प्रकार होगा, CH2 पर एक फ्री रेडिकल, फिर CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, फिर आगे CH2 पर फ्री रेडिकल। और अगर बात करेंगे एक्राइलोनाइट्राइल की तो यहाँ पर भी होमोलिटिक फिजन होगा, CH2 पर फ्री रेडिकल, फिर आगे CH पर फ्री रेडिकल, फिर इससे जुड़ेगा CN। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसका फ्री रेडिकल आगे कूदेगा, ये भी आगे कूदेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन जाएगा तो यही यूनिट अब बार बार रिपीट होगा और नजारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH2, फिर से CH2 और इससे जुड़ा रहेगा CH और CN नीचे जोड़ दो। ये यूनिट बार बार रिपीट हो जाएगा, n टाइम्स रिपीट हो जाएगा, और यही कहलाएगा हमारा बूना N। बूना N, बूना से याद रखना है ब्यूटेन 1,3 डाइईन, S से स्टाइरीन और N से एक्राइलोनाइट्राइल, दोनों एक प्रकार का इलास्टोमर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हमारे अगले पॉलीमर पर। अगला पॉलीमर है हमारा टेरिलीन। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं पॉलिस्टर पर, और पॉलिस्टर में भी अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हेट्रोपॉलीमर का, मतलब वैसे पॉलीमर का जिसमें दो अलग अलग मोनोमर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आप पहले स्ट्रक्चर याद रखिए मोनोमर का, उसके बाद अलग से एक लिस्ट बना करके चैप्टर के लास्ट में एक टेबल जैसा बना लीजिएगा, जिससे आपको अलग अलग पॉलीमर्स के मोनोमर्स अपने आप याद हो जाएंगे। आगे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स को पढ़ेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स वैसे पॉलीमर्स को बोलते हैं जिसमें मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करेंगे, कोई छोटा यूनिट बाहर निकलेगा और जो भी हमारे पास पॉलीमर बन करके तैयार होगा वो पॉलीमर कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिस्टर्स में आए हैं। पॉलिस्टर मतलब ईस्टर का यूनिट बार बार रिपीट होगा, उसी को कहते हैं पॉलिस्टर। और इस पॉलिस्टर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेरिलीन, जिसको डेक्रोन भी कहते हैं। इसका दो मोनोमर है, सबसे पहला है ग्लाइकॉल और दूसरा है टेरिफिथैलिक एसिड, और इसको बनाने के लिए भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। जिंक एसीटेट, जिंक और जिंक के सामने एसीटेट आयन है,
जिंक एसीटेट और Sb एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। सिंपल है, इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लें कि कैसा दिखता है टेरिलीन। तो हमारे पास मोनोमर है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर CH2OH और CH2OH है ना। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, OH CH2OH और साथ में टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, COOH लगा होगा बेंजीन से COOH, है ना। आइए समझते हैं COOH। कुछ नहीं, बस आपको करना कुछ नहीं है। ये जो COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेक्शन है, ये OH वाले सेक्शन से रिएक्शन करेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, और जो यूनिट बनेगा वो बार बार रिपीट होगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी आगे OH से रिएक्शन करेगा, तो यहां से OH बाहर निकलेगा, और ये वाला OH पीछे किसी COH से रिएक्शन करेगा तो यहां से H बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा? यहां पर बचेगा सिर्फ O, और पीछे ये रिपीट होता चला जाएगा आगे CH2 है ना। यहां पर क्या क्या बचा देखिएगा, एक O बचा और कार्बन पर डबल बॉन्ड O बचा, उसके बाद हमारा रिंग, उसके बाद C पर डबल बॉन्ड O, बस कुछ नहीं। n टाइम्स ये यूनिट रिपीट होगा और क्या बना देगा? ये बना देगा टेरिलीन, जिसका दूसरा नाम है डैक्रोन। ठीक है, चलिए अगर बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज ग्लास रीइंफोर्सिंग और क्लोथिंग में करते हैं, कपड़े में करते हैं। ग्लास रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है किसी ग्लास के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, किसी ग्लास के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में करते हैं। तो सबसे पहला कंडेंसेशन पॉलीमर था पॉलिस्टर और ईस्टर, या ईस्टेरिफिकेशन से भी याद रख सकते हो कि ईस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग अल्कोहल के साथ। तो यहां पर जो मोनोमर्स थे इट वाज ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो अगला हमारे पास पॉलीमर है इसका नाम है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल जो है वो बनता है ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से। तो बिल्कुल सेम काम करना है आपको। ग्लाइकोल की बात करें तो वही चीज फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ग्लाइकोल। और थैलिक एसिड की बात करें तो थैलिक एसिड में आमने सामने नहीं, आजू बाजू COH और यहां COH। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूं, ये OH से H वाला यूनिट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ O, CH2, इस OH से भी बचेगा O, और यहां से OH निकल जाएगा, अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, है ना। और ये किससे जुड़ जाएगा? ये कार्बन जुड़ जाएगा किसी पार्टिकुलर बेंजीन रिंग से, इस बेंजीन रिंग से ध्यान रखेंगे। और आगे जो अटैचमेंट होगा इसको इससे जोड़ देंगे, फिर आगे COOH में से OH वाला ग्रुप चला जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ C डबल बॉन्ड O और आगे खाली। अगर इस यूनिट को n टाइम्स रिपीट कर देंगे तो क्या बन गया? ग्लिप्टल बन गया। ग्लिप्टल कैसे बनता है? ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड से। आपको कुछ नहीं करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेक्शन है उसको अल्कोहल वाले सेक्शन से रिएक्शन करवा दो, वाटर रिलीज करवा दो, तार को जोड़ दो, और आगे पीछे भी ध्यान रखो क्योंकि ये पॉलीमर है, आगे भी गाड़ी चलता रहेगा, पीछे भी गाड़ी चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉलीमर पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉलीमर है वो है पॉलीअमाइड्स। देखिए अभी तक पॉलीस्टर था, ईस्टर बन रहा था, अब अमाइड बनेगा। तो अमाइड जब बनेगा तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है नाइलोन 66। नाइलोन 66 का इस्तेमाल करते हैं ब्लिस्टर्स में, और ब्लिस्टर्स ऑफ ब्रश में और रोप्स में। जो ब्रश का जो वो होता है ना, साफ करने वाला, जो कह सकते हैं उसको क्या नाम दे सकते हैं, जो ब्रश का जो थ्रेड होता है, वो थ्रेड इसी से बनता है, नाइलोन 66 से। और नेक्स्ट बात करें रोप्स वगैरह बनता है। आगे बात करें इसके मोनोमर्स की, तो इसका मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको इन मोनोमर्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता है, कुछ खास काम नहीं करना, बस वाटर रिलीज करवा देना है, काम खत्म, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मोनोमर्स है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन पहले मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं, अमाइन
और मिथाइल ग्रुप कितना बार आ जाएगा, 6 बार, फिर से मिथाइल ग्रुप, फिर से मिथाइल ग्रुप, और आखिरी में एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, COH, CH2 कितने बार, 4 बार, और आखिरी में भी COH। बस आपको कुछ खास नहीं करना है, यहां से भी वाटर रिलीज करवा देना है, जिसमें से H निकल जाएगा, यहां से एक H और यहां से OH, बस। और इसके पीछे भी यूनिट रिपीट होगा, उसके आगे भी यूनिट रिपीट होगा, यहां से भी H निकलेगा ना, क्योंकि गाड़ी पीछे भी चलेगा, तो यहां बचेगा सिर्फ NH, आगे CH2 कितने बार, 6 बार, उसके बाद NH और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आगे CH2 कितने बार, 4 बार, और फिर आगे C डबल बॉन्ड O। देखिए ये यूनिट अगर n टाइम्स रिपीट हो जाएगा तो ये जो पॉलीमर बन करके तैयार हो गया, इसी का नाम है नाइलॉन 66। इसका नाम नाइलॉन 66 इसीलिए क्योंकि यहां देखिए 6 कार्बन दोनों नाइट्रोजन के बीच, और यहां पर भी दोनों नाइट्रोजन के बीच, जो अगला नाइट्रोजन आएगा उसके बीच भी 4, 5, 6 कार्बन, इसीलिए इसका नाम है नाइलॉन 66। और इसका काम ब्रश का जो ब्रश वाला हिस्सा होता है ना, हाँ हम लोग तो वही समझते हैं, ब्रश का जो ब्रश वाला हिस्सा होता है वो इसी से बनता है, रोप्स वगैरह, रस्सी वगैरह इसी से बनता है। नाइलॉन 66 से याद रखना है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन प्लस एडिपिक एसिड।